सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये लेक्चर बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होने वाला है हमारी इस सीरीज़ का, जिसमें कि हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते किस बारे में हैं, व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अबाउट, ये डिस्कशन होने वाला है हमारे इस लेक्चर का। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ लेक्चर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले अपने गोल को एक बार मेंशन कर लेते हैं। सो आवर टुडेज गोल विल बी व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अबाउट। ये रहने वाला है अपने आज का गोल। तो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम अभी तक जितना जानते हैं वो ये जानते हैं कि हम कार्बन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं, बट बेसिकली ये ब्रांच ओरिजिनेट कैसे हुआ इसके बारे में भी समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 17th या 18th सेंचुरी साइंटिस्ट की, तो उन्हें दो चीज़ों के बारे में पता था, या फिर हम ये कह सकते हैं कि टू काइंड्स ऑफ मटेरियल्स वर नोन एट दैट टाइम। सो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें perception of organic and inorganic compounds in 18th century। तो ये क्या था, यानी कि जो शुरुआत में साइंटिस्ट थे उनको ये तो पता था कि हमारे पास टू काइंड्स ऑफ मटेरियल्स आर देयर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, बट उस समय किस तरीके से हम ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को जानते थे। तो बेसिकली वो सारे कंपाउंड्स जिनको लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव किया जाता था, या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते थे, जिनमें एक वाइटल फोर्स कंसिडर किया जाता था कि प्रेजेंट है, उन सारे कंपाउंड्स को बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला जाता था। तो इफ़ वी टॉक अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये वो सारे कंपाउंड्स थे जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव किए जाते थे। तो व्हाट वी कैन राइट इज कंपाउंड्स डिराइव्ड फ्रॉम living organisms having an unmeasurable vital force that is essence of life were called ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये तो बात हो गई अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। द सेकेंड काइंड ऑफ मटेरियल्स नोन एट दैट टाइम वर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो लेट्स सी वंस कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरीके से उस समय जाना जाता था। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बेसिकली जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते थे वो ऐसे कंपाउंड्स होते थे जिनको कि हम मिनरल से डिराइव करते थे, एंड विच लैक एक्चुअली दैट वाइटल फोर्स विच वॉज प्रेजेंट देयर इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, हम इसमें ये लिख सकते हैं कि कंपाउंड्स डिराइव फ्रॉम मिनरल्स, कंपाउंड्स डिराइव्ड फ्रॉम मिनरल्स lacking that vital force, lacking the vital force which was present in living organisms were called
इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये हो गई हमारे डिस्कशन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इंट्रोडक्शन की, कि बेसिकली हम इनको 18th सेंचुरी के टाइम में किस तरीके से डिफाइन करते थे। अब अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी सिंथेसिस हुई थी, तो वो हम कैसे बता सकते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो होगा सिंथेसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कब और किसने कैसे सिंथेसाइज किया था। सिंथेसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ये अब डिस्कस करेंगे हम। तो बेसिकली जो सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी सिंथेसिस हुई थी लेबोरेटरी में, मतलब मैन मेड तरीके से जो सिंथेसाइज किया गया, वो था यूरिया। ठीक है, इसका सिंथेसिस किया था फ्राइडरिच होलर नाम के साइंटिस्ट ने, और बेसिकली इसकी सिंथेसिस एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से की गई थी जिसका नाम है अमोनियम साइनेट। तो लेट्स राइट इट वंस। जो भी पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए हैं, हम ये लिख सकते हैं कि यूरिया इज़ द फर्स्ट organic compound discovered, organic compound discovered। सेकेंड हम क्या लिख सकते हैं, इसके आगे हम ऐड भी कर सकते हैं डिस्कवर्ड इन बेसिकली 1828। ठीक है, 1828 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। एंड देन वी कैन व्हाट ऐड फर्दर इज फ्राइडरिच होलर, which was the name of the scientist who is credited for the discovery of this compound urea. Friedrich Hohler is credited for this synthesis बेसिकली यहाँ पे आप डिस्कवर्ड की जगह सिंथेसाइज भी लिख सकते हो। सिंथेसाइज वुड बी अ बेटर वर्ड बिकॉज देर वर मेनी मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट। तो यहाँ पे आप ऐड कर लो यूरिया इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड synthesized in 1828. Now this is a better point. Friedrich Hohler is credited for this synthesis. And ammonium cyanate was the compound from which it was synthesized. तो एक बार reaction भी देख लेते हैं। NH4 plus OCN minus. This is ammonium cyanate basically. When it was heated, then urea was formed. NH2CO NH2. This is the formula for urea. So this is basically ammonium cyanate. Ammonium cyanate, and this is basically urea. Now the interesting thing is which we can note here is basically ammonium cyanate is an inorganic compound. Inorganic compound. और जो यहाँ इसको हीट करने से सिंथेसाइज हुआ था यूरिया, दैट इज एक्चुअली एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो उस टाइम के साइंटिस्ट के लिए ये काफ़ी एक बड़ा अचीवमेंट था, बिकॉज उस समय ये बिलीव था लोगों का कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही प्रेजेंट होते हैं, या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनमें एक वाइटल फोर्स होता है। बट वंस दिस सिंथेसिस वाज कैरिड आउट, ये बिलीव जो था लोगों का, इसको एक नया डायरेक्शन मिला था कि नहीं, हम लैब्स में भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी सिंथेसिस को कैरी आउट कर सकते हैं। सो हाउ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर डिफाइंड लेटर। जो पुरानी डेफिनेशन थी वो तो 18th सेंचुरी की थी, बट नाउ इट इज़ हाउ वी डिफाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो व्हाट वी कैन राइट थर्ड नंबर इज न्यू डेफिनेशन ऑफ organic compounds. So basically nowadays we define organic compounds as those compounds which contain carbon. So we can write the same definition here.
कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कि कार्बन प्रेजेंट होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स दैट कंटेन कार्बन। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिस्कशन करते हैं, डेफिनेटली कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ज़रूर से ही प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अदर एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन, ये सब भी प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इफ़ वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो उसमें कार्बन तो ज़रूर से ही प्रेजेंट होगा। अब हमें समझना ये है कि एक पूरा एंटायर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को क्यों डेडिकेट किया गया है। बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ वेरी 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 वास्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, वाई an entire branch of chemistry is devoted to study of carbon containing compounds. Carbon containing compounds. So this is very important to understand. इसके लिए अगर हम मेनली देखें तो 3 इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं कि क्यों हमने पूरा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को डेडिकेट किया हुआ है टू स्टडी और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो बेसिकली अगर हम कोई भी ऐसे मॉलिक्यूल्स को देखें दैट आर इम्पॉर्टेंट टू सस्टेन आवर लाइफ, जैसे कि हम अगर प्रोटीन्स की बात करें, एंजाइम्स की बात करें, न्यूक्लिक एसिड्स की बात करें, वाइटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, इन सब की बात करें, तो बेसिकली दे आर ऑल द कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन। सेकेंडली, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं टू सस्टेन आवर लाइफ, दोज ऑल रिएक्शंस आर बेसिकली ऑर्गेनिक रिएक्शंस। यानी कि पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये हो गई कि जो भी मॉलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ सस्टेन करने के लिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, वाइटामिन्स and proteins, all of them they are organic compounds, or we can say they are compounds containing carbon। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगा कि जो भी रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं टू मेक आवर लाइफ पॉसिबल, टू सस्टेन आवर लाइफ्स, वो सारे रिएक्शंस भी बेसिकली ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं। एंड थर्डली हम ये कह सकते हैं कि जो भी कंपाउंड्स जिन पे हम रिलाई करते हैं फॉर आवर फूड और फॉर मेडिसिनल पर्पजेज़, या फिर हम क्लोथिंग की बात करें, कॉटन, वूल, सिल्क, ये सब जो भी फैब्रिक्स हम यूज़ करते हैं, या फिर हम जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात कर ले, लाइक नेचुरल गैस की बात कर ले, पेट्रोलियम की बात कर ले, ये सब कुछ जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ही एग्जाम्पल्स हैं इन वन फॉर्म और दी अदर। सो दैट इज़ वाई एन एंटायर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच इज़ रियली अ वास्ट एंड अ डीप ब्रांच, जिसको कि हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की स्टडी के लिए डेडिकेट करते हैं। सो लेट अस राइट दीज पॉइंट्स एज वेल। फर्स्ट पॉइंट जो हमने देखा था वो ये कि जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं विच आर इम्पॉर्टेंट टू सस्टेन आवर लाइफ, मॉलिक्यूल्स दैट मेक लाइफ पॉसिबल, दैट मेक लाइफ पॉसिबल, like proteins, enzymes, vitamins, lipids, carbohydrates, and nucleic acids. They all contain carbon. सेकेंड पॉइंट जो हमने देखा था, केमिकल रिएक्शंस that take place in living systems, or you can also write in living organisms,
in living systems are all organic reactions. थर्ड पॉइंट जो हमने देखा था कि जो भी अदर कंपाउंड्स हैं लाइक द फूड, द मेडिसिन, so we can write the compounds we rely on for food, we rely on for food, medicine, clothing like cotton, wool, silk, etc., and energy like natural gas and petroleum. So these are basically organic, so we can write our organic as well. Okay, so basically these are very three important crucial points जो यहाँ पे हमने देखा. फर्स्ट पॉइंट जो हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स दैट मेक लाइफ पॉसिबल, और लाइक जो भी ये सब मॉलिक्यूल्स हैं इंपॉर्टेंट, ये सब में कार्बन होता है. दूसरे कि जो भी रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही हैं वो सब कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं. एंड द थर्ड वन कि जो भी कंपाउंड्स जिन पे हम रिलाई करें फॉर आवर फूड, फॉर मेडिसिन, क्लोथिंग, ये सब कुछ भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन विच अराइजेज इज व्हाट मेक्स कार्बन सो स्पेशल. कार्बन इतना स्पेशल क्यों है एंड वाई देर आर सो मेनी मॉलिक्यूल्स विच आर एक्चुअली पॉसिबल. सो नेक्स्ट पॉइंट, आई थिंक थर्ड पॉइंट हो गया था, फोर्थ. ओके, सो दिस इज बेसिकली द फिफ्थ पॉइंट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. फिफ्थ पॉइंट इज व्हाट मेक्स कार्बन सो स्पेशल. व्हाट मेक्स कार्बन सो स्पेशल. और इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि वाई आर देयर so many carbon containing compounds, so many carbon containing compounds. Both these questions can be answered in a similar way. So इसको आंसर करने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा पोजीशन ऑफ कार्बन इन द पीरियोडिक टेबल को. तो लेट्स अंडरस्टैंड कि कार्बन की पोजीशन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है पीरियोडिक टेबल में. पोजीशन ऑफ कार्बन इन द पीरियोडिक टेबल. ठीक है, इसको समझते हैं सबसे पहले. तो अगर हम बात करें सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स की, ठीक है, लेट्स से हम यहाँ पे ले लेते हैं लिथियम, देन वी टेक बेरिलियम, देन कम्स बोरॉन, then comes carbon, then nitrogen, then oxygen, and then comes our fluorine. ठीक है, these are basically second period elements जिनको हमने लिया हुआ. अभी noble gases को we are avoiding because we'll talk about bond formation and we know कि noble gases उतना actively participate नहीं करते हैं. ठीक है, अगर हम इनमें से बात करें इन एलिमेंट्स की, लिथियम, बेरिलियम की बेसिकली, या फिर इवन बोरॉन तक, तो ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जो किस तरीके से बॉन्ड्स बनाना पसंद करते हैं. दे एक्चुअली ट्राई टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इनका इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर होता है विद दिस स्लाइट एक्सेप्शन ऑफ बोरॉन. इफ़ वी टॉक अबाउट लिथियम एंड बेरिलियम, तो बेसिकली इनका नेचर ऐसा होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करना चाहते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दीज एटम्स या एटम्स इन द लेफ्ट have tendency to lose electrons, ठीक है. now let's talk about these elements, nitrogen, oxygen and fluorine, जो कि राइट में प्रेजेंट है. ठीक है, तो इनकी कैसी टेंडेंसी होती है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है बेसिकली, यानी कि इनकी टेंडेंसी होती है टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. सो वी कैन राइट एज एटम्स, we can write atoms to the right have tendency
टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या है कि इफ़ वी टॉक अबाउट दिस कार्बन, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, कार्बन की बात करें, तो ये हमारे सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब सेंटर में प्रेजेंट होता है यानी कि ये इन एलिमेंट्स के बीच में प्रेजेंट है। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना पसंद करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना पसंद करेगा? तो अगर हम बात करें, जितनी हमारी जनरल अभी तक नॉलेज है हमें, उसके बेसिस पे अगर हम बोलें तो कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना पसंद करता है और ना ही इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना। इनफैक्ट जो भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो भी बॉन्ड्स बने होते हैं वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं, यानी बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स में। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कार्बन एक्चुअली शेयर्स इलेक्ट्रॉन पेयर विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स एज वेल एज विद इटसेल्फ। ठीक है, तो अगर हम कार्बन की बात करें, अगर हम बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट कार्बन इटसेल्फ, कार्बन, तो how does it make bonds? It make bonds either by it make bonds by sharing. It make bonds by mutual sharing of electrons, mutual sharing of electrons with itself or atoms of other elements ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इसके लिए एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना है या गेन करना क्यों था। ठीक है, अगर हम बात करें, सपोज हमने बात करी कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर हम कंसिडर करें लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो कार्बन किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके बॉन्ड्स मतलब फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कार्बन है, अगर हम उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं, हमें पता है, पहले इसकी एक बार कन्फिग्रेशन देखते हैं। हमें पता है कार्बन की कन्फिग्रेशन क्या होती है। कार्बन की कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s2 2p2, बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, तो अब जैसे कि हम देख सकते हैं इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो अगर हमको लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करनी है तो हम कैसे करेंगे, हम बोलेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स ये लूज़ कर दे और क्या बना दे, कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करके एक 4+ चार्ज वाला केटायन बना दे। ठीक है, 4+ चार्ज वाला केटायन बना दे। क्या ये फीजिबल होगा इसके लिए? विल दिस बी फीजिबल? दिस विल बी नॉट फीजिबल। क्यों नहीं फीजिबल होगा ये? बिकॉज इस प्रोसेस में एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी टू रिमूव दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स, और आफ्टर दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव देयर विल बी अ न्यूक्लियस with 6 protons just holding on 2 electrons, so that is why this is not feasible. तो इसको भी हम एक बार नोट डाउन करते हैं कि it would require large amount of energy, it would require large amount of energy to remove 4 electrons, leaving behind a carbon cation with 6 protons in its nucleus, holding on just 2 electrons, ठीक है, सो दैट इज़ वाई दिस इज़ नॉट फीजिबल। इसका रीज़न भी हमने देख लिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कार्बन गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इफ़ वी टॉक अबाउट गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेट्स लुक कि क्या ये फीजिबल है। तो बेसिकली अगर हम गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में बात करेंगे तो क्या बनेगा,
अगर हम कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दें बेसिकली टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे C4 माइनस एनायन का फॉर्मेशन होगा ना. इज़ दिस पॉसिबल, द क्वेश्चन अराइजेज. तो ये स्टेप भी जो है ये फिजिबल नहीं है. अब ये क्यों नहीं फिजिबल है, बिकॉज अगर हम यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करवा देते हैं टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा एक न्यूक्लियस जिसके पास 6 प्रोटॉन्स हैं टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो एक 6 प्रोटॉन वाले न्यूक्लियस के लिए टफ हो जाएगा टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स. सो दैट इज़ वाई दिस स्टेप इज़ ऑल्सो नॉट फीजिबल. सो वी कैन राइट दिस ऑल्सो कि इट वुड बी डिफ़िकल्ट, it would be difficult for a nucleus with 6 protons to hold on to 10 electrons, right? 10 इलेक्ट्रॉन्स. सो ये दोनों ही फीजिबल नहीं है. दैट इज़ वाई हमने ये देखा कि जो कार्बन है वो बॉन्ड्स बनाता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ इटसेल्फ और विथ एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स. लाइक अदर एलिमेंट्स में नाइट्रोजन हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, इवन ऑक्सीजन हो सकता है. ठीक है, फ्लोरीन हो सकता है. इस तरीके के सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द, हमने अभी तक ये डिस्कस कर लिया है कि व्हाट मेक्स कार्बन सो स्पेशल एंड व्हाई आर देयर सो मेनी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स. एंड उसके लिए इम्पॉर्टेंट था एक पोजीशन ऑफ कार्बन को समझना इन द पीरियोडिक टेबल. ये बेसिकली हमने जो भी देखा था ये हमारे सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स थे. सेकेंड पीरियड में प्रेजेंट थे ये एलिमेंट्स. ओके, सो बेसिकली इधर वाले जो भी एटम्स थे वो लेफ्ट साइड में दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, एंड जो राइट साइड में थे कार्बन के दे हैड टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. बट कार्बन एज सच ना लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स ना गेन करता है. इट इज़ फीजिबल फॉर इट टू मेक बॉन्ड्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अब देखते हैं हम वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन को, विच इज़ आवर 6th पॉइंट. वर्सेटाइल nature of carbon. Versatile nature of carbon. ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो टिल डेट 16 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन, विच इज़ अ रियली ह्यूज नंबर. अभी तक 16 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है अपने पास और एक बहुत बड़ा नंबर है. तो कुछ तो ऐसी स्पेशल एबिलिटी होगी कार्बन के पास कि देयर आर सो मेनी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स पॉसिबल. सो बेसिकली अगर हम बात करें तो कार्बन के पास एक यूनिक एबिलिटी होती है जिसमें वो खुद के साथ बॉन्ड्स बना सकता है. सिंगल बॉन्ड्स भी बना सकता है एंड मल्टीपल बॉन्ड्स भी बना सकता है, लाइक डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इस तरीके के बॉन्ड्स बना सकता है. ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसी प्रॉपर्टी को, या फिर हम कहें सेल्फ लिंकिंग जो प्रॉपर्टी है, सेल्फ लिंकिंग बिहेवियर है जो कार्बन शो करता है टू अ ग्रेट एक्सटेंट, टू अ लार्ज एक्सटेंट, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटेनेशन. ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं कि वाई दिस कार्बन इज़ सो वर्सेटाइल. तो सबसे पहला जो पॉइंट इसमें डिस्कस करेंगे वो होगा प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन. इट इज़ बेसिकली द एबिलिटी ऑफ सेल्फ लिंकिंग. तो हम इसमें लिख सकते हैं कार्बन हैज़ यूनिक एबिलिटी, कार्बन हैज़ यूनिक एबिलिटी to form bonds with other atoms of carbon, giving large molecules, This property is called catenation. ये हो गई अपनी कैटेनेशन प्रॉपर्टी, यानी जो सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी है बेसिकली. ठीक है,
अब हम यहाँ पे ये सेल्फ लिंकिंग बिहेवियर आके क्यों शो हो रहा है, कार्बन अपने साथ क्यों ऐसे मल्टीपल बॉन्ड्स या सिंगल बॉन्ड्स बना पा रहे हैं, बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड इज़ एक्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेंस इज़ वेरी स्टेबल। तो यहाँ पे हम नोट करके एक पॉइंट लिख सकते हैं, नोट करके हम क्या लिख सकते हैं, नोट करके ये लिख सकते हैं कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, सी सी बॉन्ड जो होता है, इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग and hence is very stable क्लियर है ये पॉइंट। इसके बाद अब मैंने बताया था अभी कि कार्बन खुद के साथ सिंगल बॉन्ड्स भी बना सकता है, मल्टीपल बॉन्ड्स भी बना सकता है। तो लेट्स डिस्कस कि वो सारे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं या अदर एलिमेंट्स के साथ सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली उनको हम क्या बोलते हैं। तो उन एटम्स, उन कंपाउंड्स को बोलते हैं हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स ये क्या होते हैं, क्योंकि ये हमारे इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसलिए जो भी बेसिक टर्म्स इन्वॉल्व है हम उनको साथ के साथ डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। सो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड ओनली बाय सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स, ठीक है, ये होते हैं आपके सैचुरेटेड कंपाउंड्स जिनमें कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन which are linked only by single bonds between carbon atoms, ठीक है। तो ये हो गए अपने सैचुरेटेड कंपाउंड्स की डेफिनेशन, यानी कि इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें सिर्फ सी सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, यानी इस तरीके से लिंकिंग है, ओनली सिंगल बॉन्ड्स, इस तरीके से फर्दर चेन कंटिन्यू होती जाएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ओनली सिंगल बॉन्ड्स, क्लियर है। अब अगर हम बात करें कि व्हाट आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, तो एक बार अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का भी डिस्कशन कर लेते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, तो ये क्या होते हैं ये भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली ये वो सारे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द कार्बन एटम्स। तो हम ये लिख सकते हैं कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल bonds between the carbon atoms are called unsaturated compounds. Unsaturated compounds ये हो गए अपने unsaturated compounds, यानी कि इसमें इस तरीके के बॉन्ड्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड एज वेल एज ऐसे ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रिपल बॉन्ड एंड ये हो गया आपका डबल बॉन्ड, ठीक है। इस तरीके के बॉन्ड्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे हम देख सकते हैं वो ये कि जो कार्बन होता है उसकी हाईएस्ट कैटेनेशन टेंडेंसी होती है, यानी कि दिस इज़ द एलिमेंट विच शोज हाईएस्ट कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कुछ सिलिकॉन्स के भी चेन वाले कंपाउंड्स बनते हैं बट दैट लास्ट ओनली अप टू 6, 7 और 8 एटम्स, बेसिकली हाइड्रोजन के साथ होते हैं वो कंपाउंड्स। बट कार्बन के कंपाउंड्स बहुत ही ज़्यादा लंबे चेन्स में भी प्रेजेंट होते हैं एंड दिस इज़ ड्यू टू हाई कैटेनेशन टेंडेंसी ऑफ कार्बन एटम। तो इसको हम एक बार नोट करके लिख लेते हैं, ठीक है। कार्बन शोज द हाईएस्ट कैटेनेशन
प्रॉपर्टी. ओके, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम देखें, अभी तक हमने क्या क्या पॉइंटर्स डिस्कस कर लिए. हमने ये देखा कि वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेनेशन प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो कि सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी है कार्बन की टू फॉर्म बॉन्ड्स विथ इटसेल्फ. एंड यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि बेसिकली दूसरा पॉइंट हम ये देख सकते हैं कि कार्बन जो होता है वो टेट्रावेलेंट होता है, दैट इज़ इट हैज़ अ टेंडेंसी टू फॉर्म 4 बॉन्ड्स एट मैक्सिमम. तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि कार्बन जो होता है second point we can write is tetravalent nature of carbon. Tetravalent nature of carbon. तो बेसिकली यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो कार्बन होता है उसको 4 बॉन्ड्स बनाने की टेंडेंसी होती है. तो कार्बन इज़ टेट्रावेलेंट एंड हम ये लिख लेते हैं एक बार ये पॉइंट, कार्बन इज़ टेट्रावेलेंट and is capable of bonding with other elements like oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine, etc. ओके, एंड वी कैन ऑल्सो सी कि वो जो बॉन्ड्स बनाता है कार्बन, दीज आर एक्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग विथ अदर एलिमेंट्स एज वेल, बिकॉज जो कार्बन का साइज़ होता है बेसिकली वो स्मॉल होता है, यानी कि उसका जो न्यूक्लियस होता है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से होल्ड ऑन करके रख सकता है. तो एक तो हमने ये देखा था कि हाई कैटेनेशन टेंडेंसी है, बिकॉज कार्बन का जो कार्बन के साथ बॉन्ड है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल बॉन्ड है. और दूसरा कि जो कार्बन अदर एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना रहा है वो भी एक स्टेबल बॉन्ड होता है. तो लिख सकते हैं हम द बॉन्ड्स विच कार्बन फॉर्म्स with other elements are very strong and this is because carbon is small in size and hence its nucleus can hold shared pair of electrons very strongly. Shared pair of electrons very strongly. So this was all for today's lecture और आज का लेक्चर हम यही एंड करेंगे. आई होप कि इधर जो भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे. तो एक बार शुरुआत से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया. बेसिकली आज का हमारा गोल था टू नो व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल अबाउट. हमने इसमें देखा अर्लियर व्यूज़ क्या थे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के. इसके बाद हमने देखा था कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा सिंथेसाइज हुआ, दैट वाज यूरिया. उसके बाद हमने देखा कि अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं. वाई एन एंटायर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज़ एक्चुअली डिवोटेड टू स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स. Then we discuss why is carbon so special and why there are so many carbon containing compounds, जिसमें कि हमने पोजीशन ऑफ कार्बन को डिस्कस किया था, why is it important and how it make bonds, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाज नॉट दैट feasible and carbon actually forms bonds by mutual sharing of electrons with itself or with other atoms. एंड हमने फिर वर्सेटाइल नेचर में डिस्कस किया कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है, हाई कैटेनेशन टेंडेंसी होती है और जो सी बॉन्ड होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है. एंड देन हमने सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स भी देखे थे, जिसमें सैचुरेटेड कंपाउंड्स में देयर वर ओनली सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट एंड वेयर एज इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स देयर वर डबल एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट.
एंड फिर हमने टेट्रावेलेंट नेचर को डिस्कस किया था कि कार्बन हैज़ बेसिकली टेंडेंसी टू फॉर्म 4 bonds and it can form with them with other elements as well, and these bonds are also very strong because of small size of carbon, and that is why its nucleus can hold these shared pairs of electrons very strongly. So that's it for today's lecture, and thank you, and keep learning, keep growing.